बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशल बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज का इनखला जारी है, तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। सबसे बड़ी और मरकज़ी जो उनकी एयरबेस बग्राम एयरबेस थी वो खाली कर दी गई है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो दीवार के ऊपर जो हमें तहरीर नज़र आ रही है और बड़ा वाज़ेह है, और बहुत अरसे से इसके ऊपर बातचीत भी हो रही है। सारी सूरत हाल को बड़े गौर से देखा जा रहा है। सवाल ये है, और हम हमेशा से कहते भी आए हैं कि अमेरिका तो यहाँ से चला जाएगा, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अमन हो या बदअमनी हो, खुदा न खास्ता, इसके जो बराह रास्त असरात हैं वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे। इस सारी सूरत हाल को जो इतने अरसे में डेवलप हो रही थी और अभी भी हो रही है, इसको देखते हुए, इसे मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की हुकूमत ने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है, हम इस सारी सूरत हाल से को किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह से हमने इसको हैंडल करना है या हमने इसके साथ डील करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या हमारी जो हिकमत अमली है उसमें क्लैरिटी है, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको हमने ऑन बोर्ड लिया है, उनसे मुशावरत हुई है या हो रही है, जो हमारी पॉलिसी है जिसके बारे में बार बार वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो दो टोक कह रहे हैं कि हमारी क्या पॉलिसी है अफगानिस्तान के हवाले से, या अमेरिका की अगर कोई डिमांड्स हैं तो उसके हवाले से, इस पर हम किस हद तक कायम रह सकते हैं, इसका तसलसल जो है वो कितना ज़रूरी है, ये तमाम सवालात जो है वो हम उठाएंगे आज अपने प्रोग्राम में। और हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि इंतहाई अहम मामले पर कई दिन से बहस हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, मीडिया के ऊपर भी हो रही है, इमरान खान साहब भी इसके ऊपर बात करते हैं, हुकूमत बात करती है, अपोजिशन इसके ऊपर बात कर रही है, लेकिन आप समझते हैं कि हुकूमती सतह पर इस सारी सूरत हाल में क्लैरिटी मौजूद है, हमें क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी है, हमारी क्या पॉलिसी है इसके ऊपर? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है जी इसके ऊपर क्लियर रहा है। कई सालों से पाकिस्तान ने जो पॉलिसी बनाई है जी अभी वो काम आ रही है। हम्म मिसाल के तौर पे 5 साल पहले एक एग्जास्टिव स्टडी की गई हम्म जिसमें ये सोचा गया कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद क्या सूरत हाल होगी और हम क्या करेंगे। हम्म मेरे ख्याल में उस सिलसिले में एक जो पहला पॉइंट जिसके ऊपर कंसेंसस था जी वो ये था कि अफ़गानिस्तान के अंदर कोई मुदाखलत न की जाए, सही क्योंकि इस तरह ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। बाज़ औक़ात बहुत से लोग इनके लिए मुख्तलिफ़ ज़ाविये ढूंढ लेते हैं, कभी कहते हैं हमारी तिजारत मुतासर होगी, कोई कहते हैं ये होगा वो होगा, लेकिन जो भी रीज़न हो अफ़गानिस्तान के अंदर मुदाखलत जो है पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। तो दिस वॉज पॉइंट नंबर 1। ठीक पॉइंट नंबर 2 ये था कि इसका मतलब है कि जो बॉर्डर है उसको मजबूत किया जाए। कुछ अर्सा पहले समहाउ ये जो ड्यूरिंग लाइन एग्रीमेंट है उसमें एक नुक्ता है, एक पॉइंट है कि जी ड्यूरिंग लाइन के दोनों तरफ रहने वालों के कल्चर और सकाफत का ख्याल रखा जाए। हम्म अभी ये ठीक है, जो भी लाइन होती है वो हमेशा सेम कल्चर के लोगों को तकसीम करती है, और उसका ये मतलब तो नहीं होता कि आप जो मर्ज़ी है इस लाइन के आर पार जाएं, जब भी मर्ज़ी है आएँ जाएं। ये एक बहुत ख़तरनाक इंटरप्रटेशन थी, और सम हो सब्सिक्वेंट हुकूमतें जो है वो इनके ऊपर कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं थी कि ये और उससे ये हुआ कि ये जो बॉर्डर है पाक अफ़गान बॉर्डर, इसके साथ साथ क्रिमिनल डेन बन गए थे। यहाँ पर स्मगलिंग के रूट्स बन गए थे, स्मगलिंग के डेन्स बन गए थे और क्रिमिनल्स बन गए थे। तो मैं समझता हूँ कि कोई आदमी कुछ भी कर लेता था, किसी को कत्ल कर देता था और लाइन पार जाके अफ़गानिस्तान में बैठ जाता था। मेरे ख्याल में ये इंटरप्रिटेशन ख़त्म कर दी गई। जो हमने बार्ब्ड वायर लगाई है उसकी ना ये कि फ़िज़िकल उसका इफ़ेक्ट है, बल्कि उसका ये है कि इसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी है कि ये एक इंटरनेशनल बॉर्डर है और इसको बग़ैर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के, बग़ैर प्रॉपर प्रोटोकॉल के क्रॉस नहीं किया जा सकता। मेरे ख्याल में ये किया गया है और ये 90% जगहों पे कंप्लीट है, और मेरे ख्याल में टाइम के साथ लोग इसको एक्सेप्ट करना शुरू ठीक। कर देंगे, अगर अभी शायद इतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं।
ब्रिगेडियर साहब, पॉइंट ये था, ब्रिगेडियर साहब सवाल एक सुनिएगा। बॉर्डर के साथ हमारा, ब्रिगेडियर साहब, बहुत बात हो रही थी, कहा जा रहा था, तालिबान पे जोर डाला जा रहा था कि वो किसी तरीके से, और अफगान हुकूमत पर भी, कि आपस में बैठें और इस मसले का हल निकालें। लेकिन अब नज़र ये आ रहा है कि जिस तरीके से लड़ाई हो रही है और मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं दोनों फरीकैन की जानिब से, सो इस सूरत हाल में तो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आता कि ये बैठ कर मेज़ पर बात करेंगे एक दूसरे से, कोई फार्मूला जो है वो ड्रॉ करेंगे कि जिसके तहत ये आगे हुकूमत चल सके, तालिबान मतलब कोई किसी किस्म की कोई कोलिशन गवर्नमेंट बने या उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, पावर शेयरिंग फार्मूला। तो वो तो बातचीत का हमें कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, जिस तरह की लड़ाई वहाँ पे शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान के अपने डायनेमिक्स हैं, ये आपस में ये लड़ते भी हैं और आपस में ये बात भी करते हैं। मैं एक जगह अफ़गानिस्तान कंधार की तरफ गया तो वो मैंने दो आदमी देखे लड़ते हुए, एक खड्डे में गिरे और एक दूसरे को गर्दन से पकड़ा हुआ था। हमने उनको छुड़ाया और मैंने कहा ये मसला क्या है? कहा ये आपस में सौदा कर रहे थे, पता नहीं किसी चीज़ का। मैंने कहा सौदा हो गया है, अभी बैठो। तो इस तरह की अफ़गानिस्तान की जो डायनेमिक्स है वो डिफरेंट है। वो लड़ेंगे भी, लेकिन जो डायरेक्शन हमने अपने लिए सेट की हुई है और जिसके पीछे कुव्वतें हैं वो अभी रीजनल कुव्वतें हैं, जिनके वाकई इंटरेस्ट में है कि अफ़गानिस्तान में ये शोरश जो है ये कम हो, ये सिविल वार वहाँ पर ना हो। उसके लिए रशिया इंटरेस्टेड है और उसके जो 3 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है वो भी बाय इटसेल्फ बड़े ममालिक हैं, वो भी इसमें दिलचस्पी रखते हैं। जो उज़्बेकिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है और एक और भी लेफ्ट साइड पे है। तो ये ममालिक और चीन भी इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर अमन हो, पाकिस्तान भी इंटरेस्टेड है, ईरान भी इंटरेस्टेड है, टू सम एक्सटेंट टर्की भी इसमें इंटरेस्टेड है। मेरे ख्याल में हम सारे जोर लगाएंगे, इनको बिठाएंगे। ये जो वहाँ पर दूसरी कुव्वतें हैं वो अपने अपने गेम में लगी हुई थी। अमेरिका जो है वो रशिया को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था, अफगानिस्तान में बैठा हुआ था, लेकिन नजरें उनकी रशिया पे थी। इसी तरह उनकी नजरें चाइना अमेरिका की बात की, और पाकिस्तान के ऊपर थी। जी ब्रिगेडियर साहब, अभी आपने अमेरिका की बात की कि जाहिर है सबके अपने अपने इंटरेस्ट और अपने अपने मफादात थे, अपनी अपनी गेम्स थी। अब बिलाखिर अमेरिका को यहाँ से जाना पड़ा, जा रहा है। बज़ाहिर तो अमेरिकी फौज जो है वो यहाँ से जा रही है, लेकिन अमेरिका जाहिर है कि अपना किसी न किसी हद तक रोल जो है वो चाहेगा अफगानिस्तान के अंदर। और जिस तरह से इस वक्त सूरत हाल है, काउंटर टेररिज्म के नाम पर अगर वो, जैसे हमने र्यूमर्स भी सुने कि कोई और सरजमीन इस्तेमाल, पाकिस्तान ने तो इनकार कर दिया, अगर वो ऐसा करता है, पहली बात तो ये कि क्या वो ऐसा कर सकता है, और दूसरा ये कि अगर वो ऐसा करता है तो फिर यह हमारी फ़िज़ाई जो स्पेस है उसको इस्तेमाल करता है, कोई ड्रोन हमले करता है, तो फिर इसका रद्द अमल पाकिस्तान की तरफ से क्या होना चाहिए या होगा? मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने लाइन ड्राई की हुई है। पाकिस्तान के अंदर अभी सीपैक जो है फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है और उसका ज़्यादा हिस्सा, यूज़फुल हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में है। मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में हमारे पास पहले भी ऑप्शन कोई नहीं था। जब बात कर रहे थे कि जी अड्डे हम दे या न दे, उनकी गवर्नमेंट ने एक बार पूछा, बाद में मीडिया ने काफ़ी, उनकी मीडिया ने काफ़ी इसके ऊपर बातचीत की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस कम थे, ऑप्शंस नहीं थे। और अभी भी अगर वो ऐसी कोई कार्रवाई करते हैं तो चाइना के जो इंटरेस्ट है वो जो है, एक तरीके से ये चाइना का ट्रेड रूट है जो पाकिस्तान के थ्रू गुज़र रहा है, और कोई उसके ट्रेड रूट के साथ छेड़खानी करेगा तो मेरे ख्याल में उसको, और मेरे ख्याल में पता नहीं अमेरिका इसके लिए तैयार है कि वो चीन के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करे। तो ये सारी वो फैक्टर्स है जिसके अभी जो हालात है वो टोटली डिफरेंट है, और मेरे ख्याल में अमेरिका ऐसा काम करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि ये तो मैं सिर्फ पाकिस्तान की एरिया की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि चाइनीज़ इंटरेस्ट जो है वो भी इनके ज़िद में आती है,
और मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत तजर्बा है, तो मेरे ख्याल में अभी अफगान उमूर पर आप गहरी नज़र रखते हैं, आगे आप हुकूमत किसकी देख रहे हैं? सॉरी, दोबारा कहें। आगे अफगानिस्तान में जो हालात हैं, आपने तजर्बे की रोशनी में ज़रा हमें बताएं, आगे आप क्या देख रहे हैं, किसकी हुकूमत बनने जा रही है? क्या ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी या तालिबान इस पोजीशन में होंगे कि किसी तरह इस हुकूमत को हटा दें, या आप समझते हैं कि वाकई कोई पावर शेयरिंग फार्मूला बन जाएगा और ये मिलजुल के अफगानिस्तान के उमूर चलाएंगे? मेरे ख्याल में एक तो ये बात है कि तालिबान के पास अभी काफ़ी पावर है। जो पहले उनके पास पावर थी अभी वो कई गुना बढ़ गई है, क्योंकि वहाँ के जो फ़ौज जो उन्होंने बनाई थी अफ़गानिस्तान के लिए, वो तकरीबन सरेंडर कर रहे हैं तालिबान को और तालिबान के साथ मिल रहे हैं। तो ये सिर्फ मैन पावर नहीं है, बल्कि उनके पास जो वेपन्स है, अमेरिकन वेपन्स है, और उनके साथ गाड़ियाँ हैं और आर्मड पर्सनल कैरियर्स हैं, वो तमाम तालिबान के हाथ में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तालिबान एक बहुत स्ट्रांग पार्टी बन रही है और ऐन मुमकिन है कि वो दोबारा कब्ज़ा कर सकता अफ़गानिस्तान पे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनको ये मशवरा है कि वो ताकत के ज़रिए से काबुल पे कब्ज़ा न करें और वो बैठकर उनके साथ एक सियासी मसलहत से सियासी फैसले के तहत जो है कितने लोग, यानी एक तो तालिबान के पावर में होंगे, कितने लोग जो दूसरे जो मौजूदा हुकूमत है, ये एक्चुअली जो नॉर्दर्न अलायंस है जिसमें उज़्बेक मलेशिया है, रशीद दोस्तम वाली, और ताजिक मलेशिया जो अमरुल्ला साले वाली, अताउल्ला जो उनके हैं, ये सारों को बिठाकर और उनको हुकूमत में और एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, उसमें वो करें। तो मैं और मेरे ख्याल में वो भी होगी तो तमाम लोग जो हैं कोई ऐसा फार्मूला ढूंढे जिसकी तरह अफ़गान लोगों का उनको सपोर्ट हासिल हो, और अगर उनको अफ़गान लोगों का सपोर्ट हासिल हो तब हम उनको रिकॉग्नाइज़ करेंगे। मेरे ख्याल में प्रीवियसली हमने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया था और फिर बाकी सारी दुनिया को हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अच्छे लोग हैं और ये है। मेरे ख्याल में इस बार वो नहीं होगा। पाकिस्तान ने ये क्लियर कहा है कि पाकिस्तान जो है ऐसी हुकूमत को तस्लीम करेगा जिनको अफगान अवाम की मैंडेट हासिल हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपने तालिबान की बात की है, ओपन है जी, और इस वक्त तालिबान हम देख रहे हैं कि जाहिर है कि वो हावी जो है वो होते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत से मज़ीद इलाके जो हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कब्जा कर लिया है। आप समझते हैं, कुछ लोगों का ये भी नज़रिया है कि ये वो वाले तालिबान नहीं हैं 20 साल पहले वाले, इन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है और अब जैसे कि जाहिर है कि वो इस वक्त उनके पास पावर भी है, ज़्यादा इलाके भी जो है उन्होंने उन पर कब्जा भी किया। आप समझते हैं कि अगर जैसे कि आपने कहा कि पाकिस्तान, ईरान, चाइना, रशिया, इन सब की कोशिश है कि अमन हो, तो कुछ कोशिश करके जो इस वक्त अफगानिस्तान में हुकूमत है उनको अगर थोड़ा सा तैयार किया जाए कि तालिबान के साथ मिल बैठें, आप समझते हैं कि तालिबान की तरफ से मुस्बत जवाब इसका दिया जाए? कि मैं पाकिस्तान का वजीर आज़म हूं, मैं वही काम करूंगा जो मेरे मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए होगा। मैं कश्मीर के लोगों का सफीर हूं, कश्मीर के लोगों का वकील हूं और पूरी दुनिया में उनकी वकालत करूंगा, उनका सफीर बन के उनकी जंग लड़ूंगा। और जब वजीर आज़म बन के पहली दफा हल्फ लेके पहली तकरीर की तो इंडिया को पैगाम दिया कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो सबसे पहले कश्मीर पर बात होगी, वरना कोई बात नहीं होगी। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर पूरी दुनिया को ललकारा कि हम एक एटमी ताकत है, इंडिया भी एटमी ताकत है, दुनिया वालों जागो और मसले का हल निकाल के दो, वरना अगर खुदा न ख्वास्ता ये जंग हुई तो हम हर हद तक जाएंगे और ये नुकसान
इंडिया का या पाकिस्तान का नहीं, खिते का नहीं, पूरी दुनिया का उठाना पड़ेगा। मुझे बताएं, आज तक हमारी बहनों और बेटियों की जज्बा दरी हुई, हमारे नौजवानों को शहीद किया गया, माजूर किया गया, जेलों में डाला गया। किस जवान मर्द लीडर ने आज तक इस तरह की बात की है कश्मीरियों के लिए? ये बात करते हैं यहाँ पर कि जी कश्मीर को सूबा बना रहे हैं। इमरान खान ने यहाँ पर जलसे होकर खड़े होकर जलसे में पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है कहा कि अगर कश्मीर के लोग आजाद रियासत भी मानते हैं तो मैं उनका साथ दूंगा, वो जो फैसला करेंगे हम उसका साथ देंगे। ये बात पाकिस्तान में कभी किसी वज़ीर आज़म ने नहीं, किसी इमरान खान ने की है, क्योंकि वो अवाम की सुनता है। वो कहता है कि जो इलाके पसमानदा रह गए, जिन इलाकों में ज्यादतियां हुई, उन इलाकों को पहले मैं उनमें तब्दीली पहले वहां लाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वादे हमने किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 370 अरब का पैकेज दिया है। मैं आपको वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह आजाद कश्मीर में हुकूमत बनने के बाद 500 अरब का पैकेज देंगे इंशाअल्लाह। और हम बड़े आजिज़ लोग हैं, आजिज़ी करते हैं अल्लाह से। यहाँ पर वहां पर जो चोर और डाकू पाकिस्तान में मुसल्लत थे, उनके हवारी आप पर मुसल्लत थे। उन्होंने वहां लूटा, इन्होंने यहाँ लूटा। उन्होंने पाकिस्तानियों के बच्चों और बच्चों का खून चूसा करप्शन करके, इन्होंने यहाँ पर कश्मीरियों के बच्चों और बच्चों का खून चूसा करप्शन करके। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि जिस तरह वहां पर हुकूमत आने के बाद छठी का दूध याद दिलाया है इन हरामखोरों को, यहाँ हुकूमत आने के बाद यहाँ के हरामखोरों को भी वही छठी का दूध याद दिलाएंगे। आप कहते हैं कि जी शाइस्ती से बात करो, अब चोर के लिए मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, डाकू के लिए मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं? कोई शाइस्ता लफ्ज है आपके पास? एक कौम के गद्दार के लिए मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं? कोई शाइस्ता लफ्ज है आपके पास? चले डाकू रानी, डाकू मैं नहीं कह रहा, अदालत ने सजा दी है करप्शन में, उसको कन्विक्टेड है। मरियम रानी तो नहीं थी, दादा एक लुहार था। हमारे बच्चों का खून चूस के नवाज शरीफ बादशाह बन गया, तो ये डाकू रानी तो नहीं है, फिर डाकू नानी है। अच्छा लफ्ज़ तो मेरे पास यही है। दूसरा वो जरदारी, जब कश्मीर में हुकूमत आई पीपल्स पार्टी की, तो अपनी बहन फरियाल तारपुर को भेज दिया, और फरियाल तारपुर को भेज कर कहा कि ये माल हिस्सा निकालो। 42 अरब रुपया आपका लूट के वो ले गई। वो बिल्लो रानी की फुप्पी, अब बाप भी करप्ट, फुप्पी भी करप्ट। और मैं लोगों को कहता हूं कि अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज है, वो उस जहान तो हिसाब लेगा, इस जहान भी लेता है। ये बिलावल जरदारी के गुनाहों की सजा है जो इसको मिली हुई है। वो नारे मारती है, कहती है कि खुश हो रहे हैं जी। वो क्या कहती है मरियम? नारे मारती है, ओए 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 ओए, क्या करती है? वो करती है आए हाय हाय हाय, और बिलावल करता है आए हाय हाय हाय। अब मैं क्या कहूं इनको? और ये जो बातें मैं आपसे करूंगा, ये वो बातें हैं कि इंशाअल्लाह ये वो चीजें हैं जो मैं पूरी करूंगा आपकी विफाकी हुकूमत से। आपके उम्मीदवार को इसके अलावा जो फंड मिलेगा, रिकॉर्ड चेक कर लो, एडीपी हो चुकी है गिलगित बल्तिस्तान की। आज तक गिलगित बल्तिस्तान के एमपीए को वहां पर साल में 6 करोड़ से ज्यादा नहीं मिला। हमने हर उम्मीदवार जीतने वाले अपने नुमाइंदे को 1 अरब रुपया फंड दिया है। ये मैं करूंगा। जो बाकी फंड मिलेगा, आपके छोटे मोटे काम और भी होंगे, वो मैंने यूसुफ करेगा। और परेशान नहीं होना, एक यूसुफ वो भी था, उसको भी भाइयों ने मारने की कोशिश की थी, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की थी। इंशाअल्लाह इस यूसुफ की हिफाजत भी अल्लाह ताला करेगा। और 25 जुलाई को मुखालिफिन को शिकस्त होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आपका जो हॉस्पिटल है, इंशाअल्लाह उसको सीएमए का दर्जा इंशाअल्लाह देंगे। आपके लिए यहाँ पे एक बर्थ सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा ये कह रहे हैं 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर रोड का पैकेज दिया जाएगा।
जो भी आपके रोड यहाँ पे जरूरत है बनाए उससे। आपके जितने भी स्कूल हैं इंशाअल्लाह, अगर प्राइमरी स्कूल है तो मिडिल होगा, मिडिल है तो हाई होगा, हाई है तो हायर सेकेंडरी होगा। इसके अलावा इमरान खान ने नौजवानों के लिए स्किल एजुकेशन के लिए एक पैकेज दिया है, आपको एक टेक्निकल कॉलेज ही बना के दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आपके नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जाएगा, कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा आपका एक पुल है मरहा टू बनेर राब्ता पुल, इंशाअल्लाह। वो कहते हैं तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली पुल बन नहीं रहा, पुल बन चुका है। इसके अलावा आपका लार से ढेरी नाला राब्ता पुल है, इंशाल्लाह वो भी बनेगा। उसके बाद बोल से भांग कुर्ती राब्ता पुल है, इंशाल्लाह वो भी बनेगा। और कोटली एक खूबसूरत शहर है, इंशाल्लाह हम इसको मॉडल सिटी बनाएंगे, इसका सीवरेज सिस्टम बनाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा पीने का पानी का मसला भी हल होगा आपका, और साथ साथ आपको फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के दिए जाएंगे, और लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर बारिश के हर कतरे की कसम खा रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ मैं अपना पूरा जोर लगा के, अल्लाह ताला मदद करता है जब नीयत साफ हो, आपके मसले हल करूंगा। और आप वादा करें हाथ उठाकर कि हर बंदा इमरान खान बनकर, मलिक यूसुफ बनकर, बैरिस्टर सुल्तान बनकर घर घर जाएगा, 25 तारीख तक मेहनत करेगा, और 25 तारीख को हमारे मुखालफिन को शिकस्त फाश देगा इंशाअल्लाह। हमारा नारा क्योंकि मैंने सुना आ रही है, डाकू रानी भी आ रही है, बिल्लो रानी भी आ रही है, मौसम भी अच्छा है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर कोटली में अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद की है। हमने कमज़ोर तबके को ऊपर लाने के लिए इक़दाम किए। PTI की हुकूमत आम आदमी के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। गिरफ्तार किया, और तमाम ताने बाने जो हैं वो जाकर एक मरतबा फिर भारत से मिलते हैं। बड़े नाकाबिले तरदीद और ठोस सबूत और शवाहिद जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर आज़म के मुशीर जो हैं बराए सिक्योरिटी के मामलात जो है उसमें मौजूद थे मुईद यूसुफ साहब। इसके अलावा वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी उसमें मौजूद थे, और उसमें बड़ा खुल के ये बताया गया कि भारत के हवाले से हमारे पास तमाम सबूत हैं और दुनिया के सामने जो है वो इसको लाया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, ये तो बड़ा वाज़ेह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान में अमन नहीं देख सकता, पाकिस्तान को मुस्तहकम होते नहीं देख सकता। जब हम ये सब जानते हैं और इस वक्त अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस जो हैं वो उनका इनखला हो रहा है, वो जा रही हैं, सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए एक बार फिर जो भारत के अज़ाइम और कोशिशें हैं वो बड़े खुल के सामने आ गई हैं। सो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान को क्या आप नहीं समझते कि पहले से कोई हिकमत अमली जो है वो तय करनी चाहिए थी, या इस पे काम हो रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक दफ़ा फिर इंडियन हिपोक्रेसी, उनके डबल स्टैंडर्ड, उनकी मकारी जो है वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि एक तरफ तो वो हमसे कह रहे हैं कि जी लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, हम ये बड़ा अच्छा कदम है, फिर हम सुन रहे हैं कि बैक चैनल के ऊपर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान मामला चल रहे हैं, तो फॉरेन ऑफिस ने भी, मिनिस्टर ने भी एक दो दफ़ा कंफर्म किया है। तो उसके साथ आप देखें, साथ ये काम भी कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ने क्लियरली कहा कि इंडियन रॉ जो है वो डायरेक्टली मुलव्वस है ये लाहौर के बॉम्ब ब्लास्ट में, डायरेक्टली मुलव्वस, और ये टेरर फाइनेंसिंग ये सारा कुछ हुआ है वाया अ थर्ड कंट्री, लेकिन मास्टरमाइंड्स जो हैं वो इंडिया में हैं। पाकिस्तान में जितने लोग थे वो सारे पकड़े गए। और मैं कहता हूं कि जितनी भी तारीफ की जाए, हमारे जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है पंजाब का, हमारी सिविल मिलिट्री एजेंसी
कमाल इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक मिसाली कोऑर्डिनेशन के साथ विद इन आई वुड से 24 to 72 आवर्स उन्होंने ये तमाम चीजें जो हैं वो पकड़ ली थी, नेटवर्क को तोड़ दिया था और ये सब कुछ इनके पास एविडेंस आ गया था। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मेरा ख्याल है ज्यादा फॉर्मल थी कि पूरी दुनिया को फिर फाइनली ये चीजें बताई जाएं। देखिए मैं फिर वो जो आपका सवाल था मैं इस तरह आता हूँ कि यू कांट ट्रस्ट द इंडियंस, वो ये बड़े कनिंग लोग हैं, ये पाकिस्तान को मिशन का मकसद एक ही, अजीत डोवल साहब का, मूडी का, आरएसएस के लोग हैं, हिंदुवाता वाले सोच वाले लोग हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए किसी भी तरीके से। अफगानिस्तान का अमन जो सबसे बड़ा स्पॉइलर है उस पीस प्रोसेस में, जो कि अफगान तालिबान और गवर्नमेंट के दरमियान एग्रीमेंट नहीं होने दे रही है, इंडियंस ही हैं, यही हैं। अब इससे ज्यादा आपको और दुनिया को हम क्या सबूत मिल सकता है कि कुलभूषण यादव एक जिंदा मिसाल है कि कैसे इंडियन सर्विंग नेवल ऑफिसर अपना चाबहार से ईरान की सरजमीन से ऑपरेट करता है एक नेटवर्क जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता था, कराची में और मुख्तलिफ इलाकों में, अब वो हमारी तहवील में है फॉर द लास्ट 4-5 years। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाके हमने ये सब चीजें बताई हैं, उसके कन्फेशन, ये तमाम चीजें। तो ये कोई नई बात नहीं है कि जनाब को इंडियंस के सडनली कोई सोच में फर्क आ गया, नहीं। अच्छा, जब भी इनका आप सही कह रहे हैं, बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, सीपैक को डिस्टेबलाइज करना, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सवाल मेरा एक ये था कि आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया सूरत हाल का, कोई नई बात नहीं है ये, लेकिन माजी में हमने देखा कि इस तरीके से जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको टारगेट नहीं किया गया, और इस वक्त भी जो दहशतगर्दों ने जो रॉ का कनेक्शन साबित हुआ है, अब जो आज हकाइक सामने आए हैं, वो चाहते तो किसी क्राउडेड एरिया में भी इस चीज ब्लास्ट कर सकते थे जहाँ ज़्यादा कैजुअलिटी होती, ज़्यादा नुकसान होता। तो आपके ख्याल में वो इस जगह पे ऐसा ब्लास्ट करके क्या प्रूव करना चाह रहे थे, क्या हासिल करना चाह रहे थे? देखिए ये तो मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा कि माजी में रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं हुआ, माजी में भी ऐसे एरियाज में बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं जहां पे मतलब अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज ये चीजें हुई हैं, लेकिन इस मरतबा लगता है कि उनका फोकस जो था वो ज्यादा था टुवर्ड द हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी। और आपको मालूम है कि उन दिनों में FATF की वो बड़ी अहम इजलास हो रहे थे, तो लिहाजा उनका तो मकसद यही था ना कि किसी तरह पाकिस्तान को उलझाए रखो। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान शुड नेवर कम आउट ऑफ द ग्रे लिस्ट। ऐसे वक्त पे अगर वो हाई प्रोफाइल टारगेट को लेने में कामयाब हो जाते तो यकीनन जो है वो मामला जो है अपना पॉइंट देने में शायद किसी हद तक कामयाब होता, और यही वो चाहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ और ये सारा लोग जो मास्टरमाइंड सारे लोग पकड़े गए। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ, देखें DGISPR की जो ब्रीफिंग थी आज से चंद महीने पहले, उन्होंने बड़ा क्लियर एक बात की थी, हम कई चीजें भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि 87 बेसिस कैंप्स जो हैं इंडियन ऑपरेट कर रहे हैं अपनी सरजमीन और अफगानिस्तान। 66 कैंप्स हैं, ट्रेनिंग बेसिस हैं एंटी पाकिस्तान मिलिट्री ग्रुप्स के अफगानिस्तान में, 21 इन इंडिया, 21 इन इंडिया। और अभी भी कई दफा आपने नोट किया, हम सुनते रहते खबर आती रहती कुछ अर्से कराची से कि जी फला साबिक वो उस वक्त की जो एमक्यू होती थी उसके अभी भी कुछ दहशतगर्द पकड़े जाते हैं कि जी ये इंडिया से आया था ट्रेनिंग करके, उनका काम जारी है। सही है ब्रिगेडियर साहब, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। जब हमारे पास ये सारे सबूत मौजूद हैं, हमने नवंबर में भी लास्ट ईयर एक डोसियर के जरिए तमाम सबूत सामने रखे, फिर इंडियन क्रॉनिकल्स जो है वो दुनिया के सामने है, दहशतगर्दों की माली मुआवनत किस तरह से की जाती रही उनके बैंक्स के जरिए, उसके ऊपर रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या हम सिफारती सतह पर इंडिया को दुनिया के सामने एक्सपोज करने से कासर रहे हैं, या फिर दुनिया ने जानबूझ के अपनी आंखें बंद की हुई हैं भारत की तरफ से? मैं समझता हूं हमने ईमानदारी से पूरी कोशिश की है। खैर कोई कोशिश 100% तो नहीं होती है, लेकिन खासकर 5-6 महीने पहले जो डोजियर बने थे और जो के फॉरेन मिनिस्टर साहब और DGISPR ने पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, फिर बाद में फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको भी वो डोजियर प्रेजेंट किए गए, फिर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल हो गए, और जितने अहम इंटरनेशनल इदारे हैं, अहम ममालिक हैं, वहां पे भी वो डोजियर हमने प्रेजेंट किए।
तमाम एविडेंस सबूत के साथ कि ये टेरर फाइनेंसिंग ऐसे करते हैं, ऐसे ये लोगों को ट्रेन करते हैं। इंडियन कॉन्सुलेट्स के जो डिप्लोमेट्स हैं अफगानिस्तान में, वो इस तरह दहशतगर्दी पाकिस्तान में उसको सपोर्ट करते हैं। एविडेंस की तो कोई कमी नहीं है, सिर्फ वो जो आपने वाली दूसरी बात की कि वो जो बड़े ममालिक हैं जिनकी इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मैं खुल के बात करता हूँ, इसराइल हो गया, अमेरिका हो गया, फिर ये बरतानिया, फ्रांस, ये ममालिक, ये जारी बात है ये टर्न दी अदर फेस, ये अपना मुंह मोड़ लेते हैं। ये इंडिया को टारगेट नहीं करते, ये इंडिया को कंडेम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं करते हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ इस केस में भी हमारे पास जो एक कॉन्क्रीट एविडेंस आया है, एक प्रॉपर डोसियर बनना चाहिए, और फिर ओआईसी में तमाम ममालिक, फ्रेंडली कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन, तमाम ममालिक में इररिस्पेक्टिव के कोई इंडिया को कंडेम करे ना करे, हमें अपना काम जो है फॉरेन ऑफिस को चाहिए अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी एजेंसीज मिलके कि जनाब ये डोसियर बने और उनको बताया जाए कि लेटेस्ट किया है इन्होंने। और मैं आपको बता रहा हूँ वी शुड बी रेडी, ये और भी करेंगे, क्योंकि याद रखें अफगानिस्तान में ये नाकाम हो गए, पाकिस्तान में जो ये करना चाहते थे सी पैक बलूचिस्तान, उसमें ये नाकाम हो गए, अमेरिकी अड्डे चाहते थे वो उनको नहीं मिले, तो लिहाजा ये और गड़बड़ करेंगे पाकिस्तान में। वी शुड बी रेडी फॉर दैट। आप समझते हैं कि जो अभी हाल ही में हमने देखा कि एक दोबारा से एक दहशतगर्दी की लहर है, लेकिन बड़ी टारगेटेड है बलूचिस्तान में, जैसे एफसी और आर्मी पर्सनल्स पे अटैक हो रहे हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिस तरह टारगेट कर रहे हैं, वो क्या कनेक्शन आप समझते हैं? एक दूसरा, अभी जो अफगानिस्तान में दोबारा से इन फाइटिंग स्टार्ट हो गई है और तालिबान बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं खासी मजबूत पोजीशन में हैं और आगे मुस्तकबिल में चल के कोई पावर शेयरिंग फार्मूला या तालिबान टेक ओवर कर लेते हैं, सो क्या हम समझेंगे उस वक़्त कि जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है वो अब की निस्बत ज़्यादा मजबूत होगा, सिक्योर होगा? पहली बात है कि आप तो मैंने इस हद तक खबर पढ़ ली कि ये देर एक्चुअली अगर तालिबान चाहे तो देर ओनली अ फ्यू आवर्स फ्रॉम काबुल, ठीक है ना। और जिस तरह वो एक थोड़ी बहुत मज़ामत है अफगान नेशनल आर्मी की, लेकिन वो एक किस्म का कलेप्स कर रहे हैं, अपने सरेंडर भी कर रहे हैं। कुछ अफगान नेशनल आर्मी के लोग तो डिफेक्ट करने के लिए, भागने के लिए पाकिस्तान के जो बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट है वहां तक भी पहुंच गए। मैं कहना ये चाहता हूं अभी कोई ऐसे इंडिकेशन आसार नजर नहीं आ रहे कि कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है होने लगा है बिटवीन अशरफ गनी और अफगान गवर्नमेंट में और अफगान तालिबान के दरमियान, तो वो चीज़ ऐसी नजर नहीं आती है। बिल्कुल इंडियंस का मकसद ये है कि किसी तरह ये ना हो ताकि बदअमनी जो है वो चलती रहे, काबुल से दूर रहे अफगान तालिबान। और देखें दाइश का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग इस पे बात नहीं कर रहे। दाइश और तरीके तालिबान पाकिस्तान के जो वहां पे ग्रुप है जिनको इंडियंस बिल्कुल स्पॉन्सर कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, उनका अफगान तालिबान उनके साथ कैसे डील करेंगे वो भी देखना है। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं और हमने वो वीडियो देखी है कि इंडियंस ने भांप लिया है कि भाई ये मामला जो है ना अब उनके हाथों से निकल रहा है और इंडियन कॉन्सुलेट्स के लोग जो हैं, उनके डिप्लोमेट्स जो हैं, वो अब वहां से फ्लाइट्स में वो भाग रहे हैं, अफगानिस्तान से निकल रहे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मकसद अभी भी इंडियंस का ये है कि ये अमरीकी भी, ये भी और ये इसराइली, ये सारे फैक्टर्स मिलकर, इसराइल आपको पता है उनकी यूएई में प्रेजेंस जो है वो बहुत बढ़ गई है। और आपको मालूम है कि ये लाहौर का ये जो जौहर टाउन वाला ब्लास्ट था, इसमें ताने बाने मिलते टेरर फाइनेंसिंग, एक थर्ड कंट्री जो है, जारी बात है यूएई के नाम वहां से ये वो भी बीच में आते हैं, इंडियंस का वहां पे जो नेटवर्क है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनकी कोशिश होगी कि किसी तरह अभी भी सी पैक के खिलाफ कार्रवाई करें, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करें, केपी को डिस्टेबलाइज करें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अफगान तालिबान जो है, एग्रीमेंट तो मुझे नजर नहीं आ रहा, इफ दे रियली गो और कोई काबुल में कोई टेक ओवर हो जाता है समथिंग लाइक दैट, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है इंडियंस को होगा इन द सेंस कि फिर वो वहां पे ठहर नहीं सकेंगे अफगानिस्तान में, और वो जो सारे तहरीक तालिबान और दाइश वाले लोग हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, वो किधर जाएंगे, मारे जाएंगे, सरेंडर करेंगे, इंडियंस उनको उठा के ले जाएंगे, अपने मुल्क में ले जाएंगे। ये बहुत कुछ अभी अगले चंद दिनों में हमें नजर आएगा। रेफ्यूजीज का जहां तक ताल्लुक है,
मैं समझता हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमारी इतनी अच्छी हो गई है बिकॉज ऑफ द डबल फेंसिंग और वो जो सर्वेलेंस फोर्स हैं तकरीबन 400-500 की तादाद में, कि मेरा नहीं ख्याल है कि इतना ओपनली जो अफगानिस्तान से रेफ्यूजीज बिल्कुल अनकंट्रोल्ड पाकिस्तान में आ सकेंगे। अब प्रॉपर हमारे बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, हाँ उन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर होगा अपना रेफ्यूजीज का, लेकिन पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल क्योंकि उन रेफ्यूजीज में अफगान नेशनल आर्मी के वो लोग जो हैं जो डिफेक्ट कर रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, कुछ वो लोग भी होंगे जो भाग रहे हैं, उसके अलावा तहरीके तालिबान कुछ दाइश के लोग भी होंगे, उनकी भी कोशिश होगी कि इससे पहले कि अफगान तालिबान हमें मारे हम ये एक रास्ता निकालें, या इंडिया चले जाएं या रेफ्यूजी बन के पाकिस्तान में आ जाएं। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये आप तो रेफ्यूजीज के पाकिस्तान आने की बात करें, आज मोहित यूसुफ साहब ने कहा कि मुहाजिरीन जो है उनकी वापसी का इस वक्त जो है वो सोचना चाहिए, तो आप समझते हैं कि ये होना चाहिए, ये हो सकता है इस सारी सूरत हाल में? देखिए मैं आपका सवाल सुन रहा था जब मैंने ज्वाइन किया था, आप ब्रिगेडियर साहब अपना उनसे बात जो कर रहे थे, मैं नहीं समझता हूँ कि इट इज गोइंग टू बी दैट इजी। हाँ अगर अफगानिस्तान में बिल्कुल अमन आ जाता है, वहां पे एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, अफगान नेशनल आर्मी फुली इन कंट्रोल होती है विद अफगानिस्तान, फिर हम कह सकते हैं कि हालात साजगार हैं कि जनाब अब ये जो रेफ्यूजीज पाकिस्तान में है दे शुड, खासकर जो कैंप्स में है, दे शुड मूव ओवर। हम हमेशा कहते हैं ना, दे शुड गो विद ऑनर एंड डिग्निटी बैक टू देयर कंट्री। इन हालात में मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, आई डोंट नो, मोहित यूसुफ साहब ने कहा चले वो उनकी असेसमेंट है, मेरी असेसमेंट ऐसी नहीं है। जब तक हम हालात को बिल्कुल नॉर्मल नहीं देखते अफगानिस्तान में, रिटर्न ऑफ द अफगान रेफ्यूजीज आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी पॉसिबल। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बात यह है कि जब तक आप दहशतगर्दी की जड़ों तक नहीं पहुंचते आप उसका पूरी तरह कलाकमा नहीं कर सकते। पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती थी, पाक अफवाज ने अपनी हमारी सिविलियन क़यादत के साथ मिलके, अवाम के साथ मिलके जो एक्स ट्राइबल एरिया थे वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन क्लीन अप किए, और अब पाकिस्तान में सूरत हाल हमारे सबके सामने है। हम जितनी चाहे कोशिश कर लें, हमारे सिक्योरिटी इदारे, इंटेलिजेंस के इदारे, कि वो जिस तरीके से दहशतगर्द अफगानिस्तान या भारत या किसी और तरीके से पाकिस्तान दाखिल होते हैं और रॉ NDS के ज़रिए के कनेक्शन से, जो नेक्सस से कार्रवाई करते हैं, तो ये तो आते रहेंगे। तालिबान की हुकूमत आ भी जाए, वहाँ पे सिक्योर भी हो जाए, लेकिन कोई ना कोई वो तरीका ढूंढते रहेंगे। यहाँ से जो हमारे कुछ ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर ही, उनको रिक्रूट कर सकते हैं, वो करते रहेंगे। सो इसका मुस्तकिल हल क्या है कि हम पत्ते तो शाखें काट सकते हैं, लेकिन जड़ों तक कैसे पहुंचे? देखिए पहली बात है, मैं शायद इससे एग्री नहीं करूंगा जो आपने ये कहा कि ये आते रहेंगे। देखिए अफगान तालिबान अगर वहां पे अगर एग्रीमेंट भी हो जाता है या अफगान तालिबान जो है वो उस अफगानिस्तान में टेक ओवर कर जाते हैं, तो जिस वक्त माजी में भी हुआ था, मेरा ख्याल है दे विल नॉट अलाउ कि उनकी ये तो अफगानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल हो। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो 66 जो ट्रेनिंग बेसिस है अपना दहशतगर्दों के जो इंडियंस कर रहे हैं, अफगान तालिबान को भी ये तमाम चीजें पता है। और ये भी खबर है कि इंडियन ने कोशिश की थी तालिबान से रब्ता करने की। मेरा नहीं ख्याल है विद द अफगान तालिबान हैविंग डोमिनेंस, मेरा नहीं ख्याल है कि आप सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आपने कुछ कराची या के मतलब एक तंजीम का जिक्र किया, और जिस तरीके से भारत के ड्रॉ के साथ उनका कनेक्शन और पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ, तो वो तो तरीके ढूंढ सकते हैं। मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा था कि अगर हमने इस चीज़ को स्टॉप करना है तो वो क्या तरीक़ेकार होगा? अगर उनका एक एवेन्यू बंद हो जाएगा अफगानिस्तान, तो उनकी कोशिश नहीं होगी कि किसी दूसरी तरह बलूचिस्तान में डिसग्रंटेड एलिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करें, कराची में करें या दीगर शहरों में करें। ओके, इसका दूसरा जवाब ये है कि बिल्कुल ये बात सही है कि यहाँ पे स्लीपर सेल है, यहाँ पे भी इनके प्रॉक्सीज हैं, इंडियंस के प्रॉक्सीज हैं, अफगान इंटेलिजेंस के प्रॉक्सीज हैं। फिर यहाँ पे बड़ी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फैल गए हैं, जिनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अभी भी ताने बाने वहाँ पे मिलते हैं। तो यस, उनके थ्रू ये एका दुक्का जो है बॉम्ब ब्लास्ट या दहशतगर्दी के अटैक्स जो हैं ये हो सकते हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में अभी भी ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो उसका तो एक ही तरीका ना, क्योंकि अब हमने 12-15 साल इतना हमें तजुर्बा हो गया है हमारे इंटेलिजेंस के इदारों को, काउंटर टेररिज्म के इदारों को, कि आपने देखा है कि वो कोई ना कोई चीज़ निकल जाती है, लेकिन बाय एंड लार्ज वो प्लानिंग स्टेज पर ही है इन लोगों को पकड़ लेते हैं। और यही एक तरीका है कि जो हमने तजुर्बा हासिल किया है उसके बेसिस पे हम इन स्लीपर सेल्स के पीछे जाएं।
ये ऑपरेशन रद्दुल फसाद ये क्या था? जनरल बाजवा जब आए थे, रद्दुल फसाद ये था कि ये तमाम माजी के बड़े ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में जहां जहां भी गली कूचों में जहां जहां ये लोग हैं, इंडियन प्रॉक्सीज हैं, अफगान प्रॉक्सीज हैं और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं, इनको चुन चुन के, अगर आपको याद है जनरल बाजवा ने क्या कहता है, इनको चुन चुन के पकड़ेंगे, इनको चुन चुन के मारेंगे। तो मैं मानता हूं ये प्रोसेस तो कुछ अर्सा चलता रहेगा। अब और अगर हालात वाकई सिविल वॉर की तरफ अफगानिस्तान में चले जाती है, प्रोलॉन्ग होते हैं, तो फिर यस इस तरह के इफेक्ट तो आएगा पाकिस्तान में। सो वी हैव टू बी केयरफुल। मेरे ख्याल हम अलर्ट हैं, हमारी डिप्लॉयमेंट है वेस्टर्न बॉर्डर पे। मैंने कहा डबल फेंसिंग हो चुकी जो पहले नहीं थी। अब हम देखेंगे उस इफेक्ट, उस डबल फेंसिंग का, उस बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट का पाकिस्तान में, और प्लस इंटरनली बिल्कुल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हर सूबे में काम कर रहे हैं, और हमारी सिविल मिलिट्री एजेंसीज आर मच मोर better trained as compared to what they were 15 years ago जब वॉर ऑन टेरर जो है जब शुरू हुई थी। इस दौरान हमने बहुत कुछ सीखा है, तो हमारी एक्सपर्टीज में बेहतरी आई है, और हमारी जो साइबर जो हमारी कैपेबिलिटी है उसमें भी बहुत कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि आपने कहा कि हमने भी बहुत कुछ सीखा है। ये तो इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं है कि तमाम इम्कानात को सामने रखना चाहिए और उनको देखते हुए हिकमत अमली जो है वो तरतीब देनी चाहिए, जो हम कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक ख्याल ये भी है कि तालिबान भी अब वो तालिबान नहीं रहे हैं, इन 20 सालों में उन्होंने भी सीखा है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पर उन्होंने भी सीखा है। सो ये स्पॉयलर्स शायद जो है वो ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि वहाँ पे कोई सिविल वॉर शुरू हो जाएगी या बहुत हालात ख़राब होंगे। आप क्या समझते हैं इस सारी सूरत हाल को, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं तो देखें, मैंने जैसे पहले कहा था कि अगर कोई पीस एग्रीमेंट होना होता या कोई ऐसी चीज, तो अभी तक उसके आसार इंडिकेशन सामने आ जाते। वैसे कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिल रहे। तो इससे तो यही लगा, और लड़ाई जो है वहां पे जारी है, बड़ी सख्त जिसको कहते हैं लड़ाई जारी। और बल्कि हर रोज खबर आती है कि आज 10 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने और उन पे कब्जा कर लिया अफगान तालिबान ने, तो उनका जो है वो तो पूरे अफगानिस्तान में वो फैल रहे हैं। तो मुझे तो यही लग रहा है कि चंद दिनों की बात है, they may be on the doors of Kabul from that point of view। और फिर देखना है कि अफगान काबुल हो सकता है कि काबुल देखिए यहाँ पे वॉरलॉर्ड्स भी हैं बड़े। अब वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो अपनी भी फौजों को जो है ना वो ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दें, वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम भी मुज़ाहमत करेंगे अफगान तालिबान पे। तो अगर ये मामला बढ़ जाता है तो फिर ये किस्म की खानत जंगी है ना जी, तो फ्री फॉर ऑल है। तो फिर हालात तो फिर आप पता है कि केओस की तरफ जा सकते हैं, और ये केओस जो यही पाकिस्तान, हम लोग नहीं चाहते कि केओस हो। वी जस्ट वांट कि वहां पे एक स्टेबल कोई ट्रांजिशन ऑफ पावर हो, पावर शेयरिंग फार्मूला हो, कोई इंटरिम गवर्नमेंट हो, कोई पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो। लेकिन फिर मैंने कहा अभी तक चीज नजर सामने नहीं आ रही। मेरे ख्याल है आज ब्रिगेडियर साहब फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, तो आप अफगानिस्तान में एंड गेम क्या देखते हैं? देखें एंड गेम मुझे तो इस वक्त यही नजर आ रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी, ईरानी ने जो नए सदर उनसे भी बात की है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सिचुएशन इन अफगानिस्तान। वो पीस एग्रीमेंट होते हुए सामने नजर इस वक्त नहीं आ रहा। खाना जंगी होगी तो स्पिल ओवर होगा, रेफ्यूजीज अगर आएंगे जबरदस्ती पाकिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल आपको पता है प्रेशर भी है, कानून भी होगा कि जो रेफ्यूजीज को आप नो नहीं कर सकते हैं, तो इट विल बी बैड फॉर अस। और फिर उसके कवर में दहशतगर्द भी आ सकते हैं। तो अफगानिस्तान में फिर अगर खूनरेजी होती है, आप देखें कितनी हजारों की तादाद में अफगान जो हैं वो अफगानिस्तान छोड़ के फरार हो रहे हैं। कितने हजार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कितने हजार कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका कितने हजारों को लेकर निकल गया जो उनके इंटरप्रेटर्स थे या उनके सपोर्टर्स थे पिछले 20 साल में। सूरत हाल जो है वो यकीनन संगीन है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हमें कोई बड़ी पॉजिटिव सिनेरियो निकलते हुए नजर आ रहा है। चीन कंसर्न्ड है, रूस कंसर्न्ड है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंसर्न्ड है। होना इस वक्त ये चाहिए कि ये तमाम पावर्स आए और कोई इमरजेंट किस्म का कोई फार्मूला निकाला जाए जिससे काबुल में अगर अफगान तालिबान ने एंटर नहीं भी करना और खूनरेजी को अवॉइड करना है तो फिर कोई एग्रीमेंट को लाना पड़ेगा इन दी कमिंग डेज। अगर नहीं करेंगे तो फिर खूनरेजी जारी रहेगी वहाँ। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, बड़ी तफसील से आपने इस पर सारे मामले और सारी सूरत हाल के ऊपर रोशनी डाली। आपका बहुत शुक्रिया। और इसमें शहजाद जो हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल लॉबिंग की, जिस तरह से प्रोपेगेंडा इंडिया करता है पाकिस्तान के हवाले से, और अभी भी जो एक ड्रामा जो है वो उसने क्रिएट किया पुलवामा, हम सबको याद है। पाकिस्तान के पास तो सबूत मौजूद हैं
इन्वॉल्वमेंट के, चाहे बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान के दीगर हिस्से हों, भारत की जिस तरह से इन्वॉल्वमेंट रही है, जिस तरह से फंडिंग करता रहा है वो दहशतगर्दी के लिए, तो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में इस पर मज़ीद काम करना चाहिए। इंटरनेशनल लॉबिंग है, चाहे पाकिस्तान के सफारत खाने हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनके ज़रिए कि भारत को एक्सपोज किया जाए और भारत की असल शक्ल दिखाई जाए। जी बिल्कुल, और ये आज की बात नहीं है, ये बड़े सालों से, इवन के जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब भी ये हमने डॉसियर जिनका आप जिक्र कर रही थी हमने पेश किए, उसके बाद भी ये बात चलती रही। अब वो एक बात में कही जाती थी कि जी इंडिया की इकोनॉमिक पावर है जिसकी वजह से उनकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो चीज़ रिसीड कर रही है, दुनिया एक हद तक बर्दाश्त करती है, लेकिन आप इस तरीके से करें कि बिल्कुल स्ट्रांग आर्म करें अपने नेबर्स को, तो वो ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। और मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक स्ट्रैटेजी है हमारी इस वक्त कि फौरी तौर पर अगर सबूत हैं तो एक्सपोज करें। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली जो है वो तरतीब दे रहा है, प्लान कर रहा है, सारी सूरत हाल सामने है, तमाम इम्कानात जो है उनको मद्देनज़र रखना चाहिए। और लेकिन अमन जो है वो हमारी सबसे पहली तरजीह है, हमारी कोशिश है अफ़गानिस्तान में भी अमन कायम हो, और पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिर है कि सबसे ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी पाकिस्तान की यही है और उनको देखा जा रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है। मिशेल बुखारी, शहजाद रज़ा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।